चौहान जी के लिए मैं नई भूमिका में हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम लगातार उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जारी है। सत्ता का संग्राम हो भी रहा है और अब जब हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, छठवें चरण का मतदान अपने अंतिम दौर में है। वो जो आधिकारिक समय होता है वो तो खत्म हो गया, लेकिन पोलिंग बूथ की जो कतारें हैं वो बदस्तूर जारी हैं। जो जानकारियां हमारे पास आई हैं, कई ऐसे सेंटर हैं जहां लोग अभी भी मतदान के लिए कतारों में हैं और ये बड़ी अच्छी और सुखद तस्वीर भी है। तो छठवें चरण के मतदान की जानकारी के बाद बात कर लेते हैं सातवें चरण की और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में सातवें चरण का जो चुनाव होना है वो दो बड़े केंद्रों पर आकर सिमट जाता है। ये दो बड़े केंद्र होते हैं, एक वाराणसी जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और दूसरा जो बड़ा केंद्र होता है वो होता है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के अगर राजनीतिक नक्शे को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के बीच में सातवां चरण निपटता है, लेकिन विपक्ष की अपनी एक आवाज है और वो दोनों को चुनौती देने की बात लगातार करता है। इसी गोरखपुर में हम सुबह से मौजूद हैं, लगातार आपको जमीनी रिपोर्ट दिखाई, चाय पर चर्चा की, युवाओं से संवाद किया, लेकिन अब शाम को वक्त होता है राजनीतिक चर्चा का और इसीलिए जैसा अक्सर किसी भी सदन में होता है, मेरे दाहिनी ओर भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी सदन में सत्ता दाहिनी ओर होती है और मेरे बाईं ओर वो विपक्षी खेमा है, इंडिया गठबंधन के वो तमाम लोग हैं जो किसी भी सदन में इस वक्त बाईं ओर हैं और हसरत दोनों तरफ यही है कि ये यहीं काबिज रहें और ये हसरत ये है कि ये इस ओर आ जाएं। एक बात हम लोगों को खूब सिखाई गई सर कि सत्ता से खूब सवाल पूछिए और पेशे से आप भी कभी हमारी बिरादरी में थे, खूब तो नहीं पूछूंगा, बराबर पूछूंगा, लेकिन पहला जरूर पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर जब आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, ये जीत का विश्वास क्यों दिखाई देता है? मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में? देखिए, मेरे पास दो अनुभव है। मैं लगभग 25 साल तक जर्नलिस्ट रहा, 2-3 साल से राजनीति में हूँ। जर्नलिस्ट के रूप में मैंने पूर्वांचल की समस्याओं को देखा है और जितनी समस्याएं थी, भूख से मौत हो, इंसेफ्लाइटिस से मौत हो, मेडिकल की जो समस्याएं थी, फर्टिलाइजर बंद था, पूर्वांचल की जितनी समस्याएं थी, चाहे रोजगार हो, सड़क की समस्याएं थी, बिजली की समस्याएं थी, सर्वाधिक धरना और प्रदर्शन सपा गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-3 मुद्दों को लेकर होते थे। बिजली नहीं है, सड़क जर्जर है, भूख से मौत हो रही है, ये सारी चीजें थी। मैंने उसको आंखों से देखा है, उस दर्द को महसूस किया है। मैं बहुत ही गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, राज्य में हमारे पूज्य योगी जी की सरकार आई, इन सभी समस्याओं का समाधान हुआ है और जबरदस्त तरीके से समाधान हुआ है। और चाहे इंसेफ्लाइटिस का मामला हो, आप जानते हो कि वो खत्म हो गया। तमाम लोग मुफ्त खाद्यान्न पर सवाल उठाते हैं। कुशीनगर में जो मुसहर समाज था, देवरिया में जो मुसहर समाज था, अखबारों के लिए वो सुर्खियां होती थी, रोज किसी न किसी की मौत होती थी। लेकिन जब से हमारे मोदी जी 14 में आए तब से और योगी जी 17 में आए तब से किसी अखबार में, किसी चैनल में कम से कम भूख से मुसहरों की मौत नहीं आती है। हम लोग जितने मीडिया वाले थे, सब लोग पहले पेज पर छापते थे कि इंसेफ्लाइटिस से इतनी मौत, नौनिहालों की मौतें होती थी। लगभग ये समाचार खत्म हो गए। जर्जर सड़कों के लिए सभी दल धरना प्रदर्शन करते थे। बिजली कब आएगी, कब चली जाएगी, इसको लेके पॉलिटिकल दलों का धरना प्रदर्शन होता था। मेरा मतलब यह है कि जितनी जन समस्याएं थी, प्रमुख रूप से जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, उसको हमारे महाराज जी ने, योगी जी ने उसको गंभीरता से लिया। इसलिए कि जब भी सपा बसपा गवर्नमेंट थी तो योगी जी ने इन समस्याओं के लिए संघर्ष किया और मुख्यमंत्री होते ही उन्होंने जिन जिन समस्याओं के लिए संघर्ष किया, उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कदम उठाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे एज जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट भी ये नहीं कह रहा हूं कि 100% हमने समाधान कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, प्रधानमंत्री जी के प्रयास से इन समस्याओं को समाधान करने में बड़ी उपलब्धि हासिल है। अब मुझे उम्मीद है कि जनता इसीलिए बीजेपी के साथ है कि उसको लगता है कि जिन जिन समस्याओं को मोदी जी और योगी जी ने पूरा किया है, बाकी जो बचे हैं यही दो नेता हैं जिसको पूरा करेंगे, बाकी कोई करेगा नहीं। इसीलिए जनता का विश्वास है और जो भी भाजपा के लोग हैं जब जनता के बीच में जा रहे हैं
ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। ऊर्जा के साथ आप जा रहे हैं, मैं एक एक करके सब पर आऊं, लेकिन जब पक्ष रख दिया गया, जब मुख्य बातें आ गई, आराम से अगर हम लोग मैं ये बोल रहा था कि क्या फिर ऐसी चीजें हैं, जैसे इन्होंने बोला कि ढेर सारा काम हुआ, बदलाव का क्रम बताया, अखबारों की जो सुर्खियां होती थी वो सुर्खियां अब गायब है, ये भी एक दावा है। तो आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर बात हो रही है? देखिए, बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था बड़े भाई प्रवक्ता भाजपा जी को। बहुत सारे मुद्दों इन्होंने गिनाए कि ये काम इन लोगों ने किया। सबसे बड़ा मुद्दा आज मैं युवा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। ना इनके प्रधानमंत्री जी उस पर बोलते हैं, ना इनके मुख्यमंत्री जी उस पर बोलते हैं, ना इनके कोई नेता उस पर बोलते हैं, ना ये भी बोले। दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई, ना इनके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना इनके मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, ना इनके प्रवक्ता बोलते हैं, ना ये बोल रहे हैं। ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं आज देश में। इन मुद्दों पे इतना जन समर्थन हमें मिल रहा है। आज हर घर में बेरोजगारी की जो स्तर है, आज पूरे 50 साल में बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे उच्चतम स्तर पे अपने। तो ये इन लोगों ने किया है, ये सबसे बड़ा काम इन लोगों ने किया है कि देश को बेरोजगारी के उस मुंह पे ला करके खड़ा कर दिया है कि आज पकौड़े तलने का काम करना पड़ रहा है, ठेला लगाने का काम करना पड़ रहा है। ये उसको भी रोजगार में गिनते हैं ये लोग। ये मैं नहीं कहूंगा, ये रोजगार है इनके लिए, ये इनके लिए रोजगार है। और बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने गाए। अभी ये भी कहेंगे कि IIT इन्होंने बनाया, एम्स इन्होंने बनाया। ये कहते हैं कि इन्होंने बनाया एम्स। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं टोक रहा था भैया, आपको नहीं, मैं बिल्कुल आप बोलिएगा। ये भी कहते हैं कि एम्स इन्होंने बनाया। 14 में एम्स की सारी न्यू शिलान्यास हो चुका था। एम्स की जो योजना थी वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। फर्टिलाइजर हमारी देन है। उसका अगर आप वास्तव में काम करना चाहते हैं, चीनी मिल है, सरदार नगर का चीनी मिल बंद है, ये दुर्गा पार का चीनी मिल बंद है। तमाम खुलवाइए ना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराइए। इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा बना रहे हैं, उसमें एक ऐसी कंपनी बना दीजिए जो 1000 से ज्यादा, 1000 तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 100 लोगों से ज्यादा का रोजगार दे रही हो। कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया, माननीय मुख्यमंत्री जी 7-8 साल हो गया मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे रहते हुए। इंडस्ट्रियल हब बनाइए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम करिए। ये बेसिक मुद्दे हैं। सड़क की गिनती गिनवा रहे थे, अभी कुछ दिन बाद बरसात आने वाला है, सड़क और जल भराव की वो क्या स्थिति होगी ये बहुत अच्छे से एक एक नगरवासी जानता है कि लोग तैरना सीख रहे हैं अब, कि तैरना पड़ेगा आने वाले समय में, बरसात वाले सीजन में तैरना। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, जो आज अपने सबसे चरम पर है। नौजवानों को रोजगार, शिक्षा पे इन्होंने GST लगा दिया। आज तक किसी सरकार ने 70 साल में किसी सरकार ने, इनके आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी टैक्स नहीं लगाया था शिक्षा पे टैक्स लगा दिया। दो विषय जो बड़े आए, मैं एक एक करके कोशिश करता हूं सबसे लूं, फिर मैं उस चर्चा को आपस में आगे बढ़ाते रहूंगा। और ये विषय आप लोग विरोधियों से खूब सुनते होंगे, महंगाई, बेरोजगारी। जवाब है या दूसरे विषय ज्यादा जाए? देखिए, हमारे जो विपक्षी भाई हैं ये रोजगार को नौकरी मानते हैं, और आप सब जानते हैं कि नौकरी कितने % लोग को मिल सकती है। रोजगार के अवसर जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन में दिया है, इनको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आप 25 लाख तक पहले ऋण मिलता था, आज 50 लाख हो गया। इसमें सैकड़ों आइटम आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। ODOP जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट हब बनाया जाए, यहाँ लाखों लोगों को रोजगार दिया जाए, उसके तहत 100 प्लाट गीडा ने आवंटित कर दिया है। अभी जल्दी ही 6 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख तक वहां पर लोगों को जॉब मिलने वाला है। ODOP के तहत आप शॉप खोलिए, आप फैक्ट्री लगाइए, आप अन्य किसी प्रकार का एक्सपोर्ट का काम करिए, आपको सरकार फंड दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो आप बताइए कि नौकरी से ज्यादा लाभ है कि सार्वजनिक रूप में हर एक व्यक्ति को, चाहे गांव की महिलाएं हों, चाहे हमारे छात्र भाई हों। अभी आप बात कर रहे थे, आप छात्र संगठन से हैं, कांग्रेस के। मैं तो कहता हूं, मैं ट्रेनिंग कराने जा रहा हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। आइए, मैं 6 महीने के अंदर आपको उद्योगपति बनाता हूं। आपके पास कोई पैसा नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना दिया है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना दिया है, उसके तहत एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। आप जाएंगे लोगों के पास तब न मालूम होगा। आप तो गायब हैं सिनारियों से, न जानना चाहते हैं। आप जानेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना दिया, उज्ज्वला योजना दिया, आज कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां पर कि जो है कोई लकड़ी पे खाना बना रहा हो। फिर जब वो साथ में महंगाई का जिक्र करते हैं साहब, तो ये भी बोल देते हैं कि फिर वो सिलेंडर के दामों की वो याद दिला ही देते हैं। अच्छा, आप बताइए, महंगाई कहाँ है? महंगाई केवल विपक्ष के खेमे में बढ़ा है, बाकी ना आपको महंगाई है,
पहले क्या था, पहले 100-200 गाड़ियां चलती थी, आज हजारों गाड़ियां चल रही हैं। महंगाई है, बाजार में आप जाइए कितनी पोटेंसी है, लोग खरीद रहे हैं, कोई महंगाई है? महंगाई केवल विपक्ष के आंकड़े में है। ये हमेशा रोते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। किस चीज की महंगाई है भाई? आप देश ग्रोथ कर रहा है, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है और आप महंगाई रो रहे हैं, आप बेरोजगारी रो रहे हैं। अरे आप जानिए तो सही कि किस स्टेज पर क्या हो रहा है। आज जहां एक समय था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे, वहां घंटों इंतजार करना पड़ता था अमेरिका में, आज अमेरिका या अन्य देशों के लोग हमारे प्रधानमंत्री का जाके पैर छूते हैं। ये सामान्य गौरव की बात है। आज हमारे यहाँ सब कुछ स्थापित हो रहा है। आज हम जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता के बीच में केवल हम जा रहे हैं, वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। जनता तो खुद तैयार है कि हमको 400 पार कराने का, और उससे अधिक कराएगी भी। और आपके माध्यम से मैं आप सभी जनता को, और सभी हमारे विपक्षी भाई भी अपने हैं, कोई बाहरी नहीं है। हम सब मिल करके, इनको भी अवसर मिला था, 7 साल तक कांग्रेस भी सत्ता में रही है। हम नहीं कहते डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने भी किया, लेकिन उसके बाद का जो डेवलपमेंट हुआ है वो शायद उस पर भारी पड़ता जा रहा है। आप ऐसी सड़क देखते थे कभी? समाजवादी पार्टी सरकार में कभी सड़कों पर चलना मुश्किल होता है। यही लखनऊ आज आप 3.5 घंटे में पहुंचते हैं, तब हम दिन भर लग जाता था पहुंचने में। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार काम कर रही है और करेगी भी, और हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। सब लोग भाई हैं, सब लोग मिल करके सरकार में सहयोग करें और रोजगार के मुद्दे पर स्वयं जागरूक हो। अपने घर के महिलाओं को, बेटियों को हम लोगों से संपर्क, चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, इसका मैं उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट हब बनाया जाए। यहाँ से लाखों लोगों को जो है प्रशिक्षित करके और रोजगार दिया जाए। इसका काम शुरू हो गया है। तो भाई आप सब लोग मिल करके सहयोग करिए माननीय योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये तो विपक्ष से भी वोट मांगने लगे। आज बहुत मेहनत हुई होगी ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, फिर हम भी बुला लिए, भागा दौड़ी खूब हो गई। वो कह रहे हैं कि ना महंगाई ना बेरोजगारी, सिर्फ आप लोगों की जुबान पर है। ये चुनाव जनता के बीच महंगाई बेरोजगारी पे ही हो रहा है। हमारे विपक्षी साथी अपनी बातों को रखें। देखिए, अगर बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये हमारे विपक्षी भाई बताए ना। कहते हैं कि देश 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई तो 80 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूपी के अंदर पेपर करवाया जाता है, तमाम एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि कुछ प्राइवेटीकरण से नौकरी मिल रही, ठीक है। आप केवल आउटसोर्सिंग से भरेंगे, आप केवल प्राइवेट करेंगे क्या? गवर्नमेंट की कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं है? हम बस ये कर दिए, वो कर दिए, इस तरह से नौकरी दिए। देखिए, गिनवाने के लिए नहीं होता है, हमें जमीनी और सतह पे काम करना पड़ता है। सरकार बचना चाहती है, अपने आप को बचाना चाहती है लोगों के अंदर झूठ फैला करके कि मैं इतना रोजगार दे रहा हूँ, उतना। इस समय पूरे देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, और पूरे युवा बेरोजगार हैं। और इस बार इस भाजपा सरकार को बदल करके इंडिया गठबंधन का सरकार लाएंगे। ठीक है, अब देखिए, दावे तो हमेशा होते हैं, लेकिन चलिए, ये जो एक शब्द आता है ना, मैं हालांकि ये भी जानता हूं कि विपक्ष के पास भी अगर आप पूछेंगे, आपके मुद्दे पर वो बात नहीं करेंगे, उनके पर आप बात ना करें। लेकिन 2 चीजें जो इन्होंने कही, एक, ये लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, अगर सच में ये वाली बात है कि गरीबी नहीं है, तो फिर राशन मुफ्त में देने की जरूरत क्यों है? ये एक सवाल घूम फिर के आ ही जाता है। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अभी एक भाई ने कहा कि 5 किलो भारतीय जनता पार्टी जनता को देती है। अभी उनके घोषणा पत्र में ये हुआ है कि मैं 10 किलो दूंगा। ये क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया कि मैं 10 किलो फ्री दूंगा? पहला ये। एक मेरे कांग्रेस के भाई ने अभी बोला कि ये फर्टिलाइजर जो है बंद हो गया, हम ही ने बनवाया था। फर्टिलाइजर कांग्रेस के समय में बनी थी और कांग्रेस के समय में क्यों बंद हो गई? अब तक चलना चाहिए ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया जो उसको चालू किया। वो बता रहे हैं कि केंद्र में जब एनडीए की सरकार थी 99 से 2004 तब बंद हुआ। जी हुआ 90 में सुनिए, फर्टिलाइजर जो है 90 में बंद हुई थी। और सुनिए 90 में बंद थी, 90 में बंद थी, और 32 साल बाद, सुनिए, 90 में बंद थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, प्रदेश में सपा बसपा की गवर्नमेंट रही, सब लोग झूठ बोलते रहे। लेकिन सुनिए, लेकिन जब केंद्र में, सुनिए, जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री के रूप में जब बीजेपी ने
उनको घोषित किया तो पहली सभा उनकी 2014 के जनवरी या फरवरी में उन मानवेला में थी, फर्टिलाइजर ग्राउंड में थी। और प्रधानमंत्री जी ने वहां घोषित किया कि मैं इस फर्टिलाइजर को चलाऊंगा, और उन्होंने 2022 तक, और योगी जी ने मैं तो सबसे आप सभी भाई से, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, सभी भाइयों से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि गोरखपुर में ठीक है, आप मन से जो बोलना हो बोलिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो गोरखपुर में दिया है, मैं कांग्रेस के भाई से एक सवाल करता हूं, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जो भी गोरखपुर का विकास है उसकी नींव मुख्यमंत्री के रूप में वीर बहादुर सिंह ने रखी थी। इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो आप भी इस चीज को स्वीकार करिए कि जिस नींव को वीर बहादुर सिंह ने रखी थी, उस महल को सुंदर अगर किसी ने बनाया है, अगर किसी ने सजाया है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में सजाया है। और कांग्रेस को तो इस मुद्दे पर, गोरखपुर के विकास के मुद्दे पर, कांग्रेस को तो भाजपा के साथ गलबहिया होना चाहिए। और सपा के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस शहर में रहते हैं, आपने सपा और बसपा गवर्नमेंट में गोरखपुर शहर की उपेक्षा को आपने देखा है। और जब से योगी जी आए हैं तब से चौड़ी सड़कें, एलईडी रोड, कहीं एम्स है, कहीं फर्टिलाइजर है, कहीं चिड़ियाघर है, और एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट आती थी, आज 14 फ्लाइट आती है। और सबसे सुखद क्या है कि हम लोग गोरखपुर में कभी जूही मुंबई के समुद्र का किनारा की चर्चा करते थे, हम लोग कहाँ कहाँ की स्पॉट की चर्चा करते थे, और आज बाहर के लोग आकर के तारामंडल और नौकायन में आनंद ले रहे हैं। इसका आनंद तो सपा के लोग भी ले रहे हैं, इसका आनंद तो सभी लोग लेते हैं। अब ये एक एक करके आप लोगों से 2 सवाल कर दिया, मुझे तो लगता है इशारों में समर्थन भी मांग लिया कि इधर समर्थन करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसा भैया कर रहे थे, ये तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व है, किसी भी जनप्रतिनिधि का दायित्व है। अगर वो किस पद पे है, अगर वो अपने घर को नहीं चमका पाएगा तो विदेश में जाके थोड़ी ना काम करेगा। क्या नहीं, क्यों स्वीकारिता, देखिए स्वीकारिता जतानी ही नहीं जरूरी है, स्वीकारिता जतानी। अगर आप किसी पदेन हैं, अगर आप अपने घर को नहीं सुदृढ़ कर पाएंगे तो आपका मुख्यमंत्री रहना बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये लोग कह रहे थे, भैया कह रहे थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योगपति बनाएंगे। भैया उद्योगपति तो आप लोग बना रहे हैं, और तो कुछ बना ही नहीं रहे हैं। अडानी बनाए, अंबानी बनाए, और कितने पता नहीं कितने कितने उद्योगपति छोटे छोटे स्तर पे बना रहे हैं। उद्योगपति बना रहे क्योंकि हाँ नहीं रहना है, लेकिन 229वें भैया 229वें नंबर पे रहना है, 229वें नंबर पे। ही वाज द 229 richest person in world. Now he is second richest person in India. So in the world. तो आज ये उसमें दिक्कत क्या है? अगर किसी ने सही कमाया, दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि इनको इतना, एक अडानी इस देश में जिनको ग्रोथ करने की जरूरत है, एक अंबानी ही इस देश में जिसकी इतनी ग्रोथ, कारण क्या, उस ग्रोथ का कारण क्या, किसका हाथ है, कहाँ पे, इसलिए उनको डेवलप किया। देखिए नंबर पर आपत्ति है, ग्रोथ के तरीके पर आपत्ति है, उनके ग्रोथ के तरीके पे आपत्ति है कि क्या एक वही बिजनेसमैन इस देश में, टाटा नहीं है, तमाम बिजनेसमैन है जिसके आज ग्रोथ होने चाहिए। एक छोटे छोटे उद्यमी है, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, नहीं हो रही। आप बताइए, आप आ रहे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे ये लोग बात, अभी देखिए कल मोदी योगी जी की सभा थी बांसगांव क्षेत्र में, बांसगांव में योगी जी की सभा थी, और आपको बता दूं पूरा भाषण 40 मिनट का मैं सुन रहा था। पूरे भाषण में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि रोजगार की क्या उपलब्धियां उन्होंने कराई, वो कभी उन्होंने नहीं कहा कि महंगाई कैसे कम करेंगे। पूरा भाषण 2-3 मुद्दों पर केंद्रित रहा। राम मंदिर के दर्शन कराएंगे, दर्शन कराने से पेट भरेगा साहब? नहीं भरेगा। एक मिनट, मैं ऐसे बोलेंगे सिर्फ वो सुनेंगे, मैं आ जाऊंगा तो सब सुनेंगे, तो आराम से। हाँ, क्यों उद्वेलित हो रहे? उद्वेलित इसलिए हो रहे थे, अभी ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। अभी भैया ने बोला कि 400 पार, तो भाजपा अगर आएगी तो 400 पार होगा, लेकिन उनकी सीट नहीं पार होगी 400 पार। अगर 400 पार इतनी आसानी से होती तो चंडीगढ़ में मेयर में चुनाव जो बैलेट पेपर में हुआ था, 24 में से 8 क्यों घोटाला कर लिए? अगर 400 पार होना ही था तो वहां जबरदस्ती क्यों अपने मेयर बैठा लिए? घोटाला क्यों वहां कर लिए सिर्फ 24 ही सीट पे? और अभी इन्होंने बोला कि रोजगार हम देंगे, लोन देंगे, उसके बाद लोग बिजनेस करेंगे। जब सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं रहेगा तो हम बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा ना। कस्टमर हमारे पास कहाँ, जब पैसा नहीं रहेगा कस्टमर आके हमारे पास कैसे परचेज करेगा? भैया खुद उद्योग
उद्योगपति हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं कि हम लोन देंगे, वो देंगे। लोन देने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, हम युवा हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश छोड़िए कहीं दूसरे स्टेट में जाता हूँ, लोग पूछते हैं कहाँ से आए हैं, लोग पूछते हैं कहाँ से आए, तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, तो कहते हैं वही उत्तर प्रदेश जो पेपर लीक के नाम से जाना जाता है, या फिर दूसरा नाम ये बता देते हैं, परीक्षा होने से पहले उत्तर पता चल जाता है, आप उसी प्रदेश से हैं। बहुत शर्म आती है। अभी भैया ने बोला कि गोरखपुर में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री का साहब। आप छात्र राजनीति से आते हैं, पूरी ईमानदारी से, क्या पेपर लीक पूरे देश में, जो आपने कहा सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है, वरना मैं आपको गिनाना शुरू करूं? ठीक, देखिए पेपर लीक होता रहा है हर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना पेपर लीक हुआ है उतना किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। जितना आप लोग बोलते हैं तो हमारे मन में एक सवाल वापस आ जाता है, कितने, कौन सा ऐसा पेपर बचा जो लीक ना हुआ हो उत्तर प्रदेश में? बताइए कौन सा ऐसा पेपर? ये सभी सरकारों में हुआ है। सभी सरकार, इतना मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो भाजपा सरकार में पेपर लीक का, और सरकारों में एक आध दो हुआ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज है पेपर लीक में वो भाजपा की सरकार में। अभी भैया ने बोला कि मुख्यमंत्री का शहर बहुत तेजी से विकास हो रहा है, तो अभी भैया से निवेदन है कि और पूर्व मुख्यमंत्री का जो शहर है सैफई जाके देख ले, पूर्व मुख्यमंत्री का जो शहर है सैफई जाके देख ले, मायावती जी का जो शहर है नोएडा, जो बंजर जमीन जानी जाती थी, आज नोएडा में जाके भैया पहले घूम ले। ठीक है, अभी भैया हमको लगता है कि और मुख्यमंत्रियों का शहर नहीं देखे हैं। गोरखपुर का स्थिति ये है, ठीक है, गोरखपुर का स्थिति है कि अभी बारिश आने वाला है, तो जो लोग नहीं तैरना सीखते अभी तैरेंगे, इसलिए क्योंकि पूरा मोहल्ला। योगी ने भी वही बात कही थी। हाँ, मैं आता हूँ, एक मिनट जी, आप क्या बोल रहे थे पीछे से? प्रश्न पूछिए। आप पेपर लीक पर कुछ बोल रहे थे, मुझे लगा आप बोलना ही चाह रहे हैं। पेपर लीक के पीछे जब जब जांच हो रही है तो कहीं ना कहीं तार जो है समाजवादी पार्टी और ऐसे लोगों से जुड़ते मिल रहे हैं। उसमें भी एक बात तो वाजिब है ना, तार कहीं भी निकले, व्यवस्था में दिक्कत तो आई ना, लीक तो हो गया। दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, उस पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, और ऐसी कार्रवाई हो रही है कि नजीर बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक इतनी कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है कि एक नजीर बनेगा। बस ये चुनाव है, चुनाव की वजह से ये मामला रुक गया। अब दूसरा सवाल ये आप ही से पूछे थे, समाजवादी पार्टी से। देखिए सर ने कहा कि जैसा गोरखपुर में डेवलपमेंट विकास हुआ है, अभी आप पर था ना सर, खूब अच्छा सा दाल चावल रोटी सब्जी बना दीजिए, और भूख लगी हो और उस व्यक्ति को और कहिए तुमको खाने का अधिकार नहीं है, तो इतना सुंदर हम दाल चावल रोटी सब्जी लेके क्या करेंगे? सड़क व चाट के काम चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे सर। हमारा पेट का सवाल है, हम भूखे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम अपने पेट की चिंता है, हमको उन चीजों की पहले सुविधाएं चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। तो भैया तो बस बता दिए कि रोड बन गया, ये बन गया, हेलीपैड आ गया, जिससे नहीं होगा। हमें सतत विकास भी करना पड़ेगा, हमको जमीनी स्तर पे विकास करना पड़ेगा। केवल अरे आप ही के पास आता हूँ तब आप शुरू नहीं हो जाते हैं आराम से। कितनी सरकारी नौकरियां उन्होंने दी है 5 वर्षों की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में? समाजवादी सरकार में 3.5 लाख, समाजवादी सरकार में 3.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। इनके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई 69,000 टीचर वैकेंसी, शुरू से लगा करके अंत तक विवादों में रहा। आज तक एनसीबीसी आयोग के द्वारा 6 लाख आज तक एनसीबीसी आयोग के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के आदेश के बाद 6800 बच्चे आज भी लखनऊ के इको गार्डन में धरने पे बैठे हुए हैं। उसी मैटर में उत्तर कुंजी के बच्चे 5 साल से सुप्रीम कोर्ट जीत करके आज तक अपना नियुक्ति नहीं ले पाए हैं। बताइए, जब आप ये कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, एक बार बताइए, बात सही आपने कही कि हाँ इको गार्डन में बच्चे बैठे हैं। एक चीज जो हमको भी नहीं समझ आती कि सारी लड़ाई के जनता को अपने हिस्से की लड़नी है और विपक्ष को भूमिका नहीं निभानी। उस इको गार्डन में कौन कौन से बड़े नेता गए, और वो तस्वीरें मुझे बता दीजिएगा कब गए? बड़े नेताओं में राहुल गांधी गए थे, नहीं राहुल गांधी नहीं गए, चंद्रशेखर रावण गए थे वहां पे। वो तो आजकल आप लोग के साथ भी नहीं है। नहीं है, आप पूछे कि नेता कौन गए थे? पूछना चाह रहा हूँ ना, इशारा आप भी समझ गए, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा और दोष आप कहीं और दे देंगे। नहीं तो विपक्ष को चलने का ना, बच्चे लड़ रहे हैं। अच्छा एक बात, कौन घर से निकला और रोका गया? आप देखिए क्या होता है, विपक्ष को लड़ने तो दिया जाए। कौन सा नेता इको गार्डन के लिए घर से निकला और नहीं पहुंच पाया, वो नाम बताइए। अब इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर रावण वहां गए थे, ये हमको जानकारी है।
चंद्रशेखर रावल वहाँ गए थे। और उनको आपकी नीतियां नहीं पसंद है। हम नगीना भी होकर आए और दूसरी चीज देखिए, बात इको गार्डन कुशीनगर में भी थे और आप लोग को बहुत प्यार किए। बात इको गार्डन में पहुंचने की नहीं है, बात यह है कि उन बच्चों को क्यों बैठना पड़ रहा है। जवाबदेही तो इस सरकार को करनी पड़ेगी ना। विपक्ष क्या करे, विपक्ष उसके साथ बैठेगा, इसके अलावा विपक्ष के पास क्या पावर है। इतना तो करेगा विपक्ष उसके पास बैठ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता है। उस मुद्दे को विधानसभा में तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा उठाया गया। आपने इस बात कहा कि विपक्ष कहाँ था। माननीय राहुल गांधी जी उन छात्रों से मिला के मिले हैं, आपको मैं बता दूंगा, प्रमाण दे दूंगा। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा। विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जैसे लोगों की सदस्यता रद्द कर दी जा रही है साजिशन, तो ये बोलना ही नहीं दे, माइक बंद कर दिया जा रहा है। तो ये इनकी कार्यप्रणाली है कि बोलने ही मत दो। दबा कोर्ट का आदेश भी आप ये मान रहे हैं कि वो सरकार के इशारे पर हो रहा है। कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं, साजिशन हमने ये नहीं कहा। हमने ये इसका कारण तो आधार तो वो एक आदेश, उसमें मुकदमा करता कौन था भैया, मुकदमा करता कौन था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता साजिशन कैसे बोला। मैं तथ्यों से बोल रहा हूँ भैया। उसमें मुकदमा भाजपा के एक नेता थे ना, मुकदमा करता भाजपा के नेता। साजिश किसने की, बाकी एक चीज है, आजकल ये लोग नया ट्रेंड ला दिए हैं कि सवाल करो विपक्ष से। ये इनका नया ट्रेंड है कि हमसे कोई पूछेगा नहीं, हम पहले ही विपक्ष से पूछ लेंगे, तो इनसे कोई पूछेगा नहीं। हालांकि जो लोकतंत्र पेपर लीक भी पूछा और ये भी पूछूंगा। मैं आपसे नहीं कह रहा, आपका नहीं। इनका एक नया ट्रेंड है कि ये सवाल जो है वो विपक्ष से करते हैं, एक नया ट्रेंड। एक तो ये वाला शिकायत गलत है सर, एक इधर आया एक इधर आया, दूसरा इधर आया, फिर ये बीच में आए। अब आपको समय कम हो सकता है, पक्ष को नहीं हुआ है। हम देखिए आपके बाएं भी बोल चुके, दाएं भी बोल चुके और दाएं भी बोल चुके। देखता कम रहा होगा, वीडियो निकाल कर देख लेना। सत्ता में रहते हुए हमने सबको सम्मान दिया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, हम अन्य दलों को भी सम्मान दिया। हम केवल यही कहते हैं कि लोग समझें कि विकास ज्वाइनिंग तो नहीं है ना, विकास जो है जो हो रहा है। अब कोई कहेगा कि हाँ सड़क नहीं बन रही है, एयरपोर्ट नहीं चल रहा है, नौका विहार नहीं है, तो क्या आप मान लेंगे, जनता मान लेगी। आप कह रहे हैं कि जो है यहाँ अभी बरसात हो रहा है, अब बरसात में नाव चलेगी। इतने चौड़े चौड़े नाले क्या कभी जीवन में किसी ने देखा है। विकास का जो है जो नया मॉडल गोरखपुर में इस बार कुछ नहीं होगा। हाँ बोलिए, आप बहुत भाई साहब बोले हैं कि रोजगार हमारी सरकार ने दी है। इनके जब वैकेंसियां निकलती थी तो यहाँ का युवा, यहाँ का यादव तैयार होता है इंटरव्यू। अब मेरा लेटर पे ज्वाइन लेटर आ जाएगा, तभी क्या होता है, इटावा मैनपुरी से चुप रहिए, आप चुप रहिए, सब लोग चुप रहिए। वहां से माननीय सुपाल जी, इनके चाचा, प्रिय चाचा, लाते हैं लेटर लिख के, पर्ची खर्रा आता है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के यादवों को फाड़ के फेंक दिया जाता है वो लिस्ट, और वहां से इटावा जो आती है लिस्ट उसको चिपका दिया जाता है। ये इन लोग का ये रोजगार है। इन्होंने जो आरोप लगाया है उसकी मैं पुष्टि कर दे रहा हूँ आपको। देवरिया में जब मुलायम सिंह की जब सरकार थी, 2004 में मुलायम सिंह की सरकार थी, और देवरिया के एसपी बहुत मर्द एसपी था। पूरे प्रदेश में याद करिए पुलिस की भर्ती हुई थी और शिवपाल जी का लिस्ट फॉलो हुआ। सुनिए, और देवरिया के एसपी ने जब शिवपाल का लिस्ट आया तो देवरिया के एसपी ने कहा कि मैं अपने विभाग से नमक हरामी नहीं करूंगा। और रात में 4 बजते उसने क्या किया कि जो प्रक्रिया के तहत पुलिस की भर्ती हुई थी, 4 बजते एसपी ने उस लिस्ट को जारी कर दिया और शिवपाल के लिस्ट को खारिज कर दिया, और 6 बजते वो एसपी यहाँ से चला गया। उसके बाद संजोग से मैं कुशीनगर में था और वो कुशीनगर में एसपी बन करके आए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि 4 बजे आपने सूची जारी किया और 6 बजे आपका ट्रांसफर हो गया, कुछ कहानी कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सत्ता किसी की हो, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, मैं किसी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा जो वो था, मैंने नमक चिल्ला के कह रहा था कि जिस पुलिस की वर्दी मैंने पहना है, जिस पुलिस की वर्दी में मैंने कसम खाया है, अगर एक ईमानदार पुलिस नहीं पैदा कर सकता तो क्या कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैं तो रिजाइन देने की स्थिति में था, लेकिन मैंने शिवपाल की सूची नहीं मानी और मैंने जो क्वालिफाइड लड़के थे उनको पुलिस बनाया। ये लोग योगी जी पर आरोपी लगाते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, अभी भैया ने बोला कि जब समाजवादी सरकार थी तो यादव की लिस्ट जारी हो जाती थी, तो भैया से निवेदन करूंगा, सुबह 4 बजे भोर में, बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। सुबह 4 बजे भोर में मोटरसाइकिल उठाइए और रोड पे जितना लड़के दौड़त हुई
जितना बच्चे दौड़े थे 80% अगर यादव ना हो तो हमसे कहिएगा। किसी की भी सरकार हो चाहे सिपाही और आर्मी में, सबसे ज्यादा अगर फिजिकल तगड़ा है तो यादव का तगड़ा है, तो ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी और कुलपत किस बिरादरी के लोग बन रहे हैं वर्तमान में? बिरादरी में एक जगह के, उनका आरोप जो है ना एक जगह के। आहिर शब्द यूज किए वो, आप बोले उसमें भी उन्होंने बोला इटावा और सफाई। आप इटावा और सफाई की बात नहीं हो, किसी भी कोई भी भर्ती सिपाही और आर्मी का कहीं को उठा दीजिए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज किसी जात के होते हैं तो यादव के होते हैं, क्योंकि वो 4 बजे भोर में दौड़ते हैं, ठीक है, ना कि अपाइच और पल्सर लेके उड़े। जो भैंसी का रोज भैंस का जो दूध जो निकालता है उसके गट्टे में दम होगा, वो फिजिकल निकालेगा। जो 4 बजे चाहे ठंडी चाहे बरसात में जाके दौड़ेगा वो 5 किलोमीटर। आपने उस आरोप में एक शब्द जो 1 मिनट उस आरोप में जो आपने एक शब्द सही नहीं समझा, जिसके मैं जवाब की अपेक्षा कर रहा था, वो बोलते बिरादरी तो वही थी, लेकिन उसमें स्थानीय एक ही जिले के एक ही इलाके के लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही जिले के लोग हो जाए। हर जगह के यादव हुए, कोई भी लिस्ट उठा के देखिए, योगी जी के सिपाही भर्ती में आप लिस्ट उठा के देखिए, सबसे ज्यादा यादव हुए हैं सिपाही। आर्मी के भर्ती में उठा के देखिए, सबसे ज्यादा यादव हुए हैं। जो 4 बजे भोर में जाके मेहनत करेगा ठंडी गर्मी बरसात में, वो फिजिकल निकालेगा। उन यादव लोगों को कम से कम 10 साल से आप हैं, आप ही उन लोगों को जगह दे दिए होते। आप लोग दूसरे को घेरते हैं, बस अपनी बात। 10 साल में आप कितने नौकरी दिए? ये आपका स्किल इंडिया फेल, मॉडर्न इंडिया, देश का इंडिया बनाए हैं, सैनिक इंडिया, ये को चला। अरे आप लोग आरोप, अरे देश को बचाइए, देश को बचाइए। जनता, मेरा मतलब सुनिए, मैं सुनिए, मैं पहले सुनिए, मैं किसी सरकार, मैं सुनिए, मैं किसी सरकार सुनिए, पहले सुनिए, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं जो भेदभाव क्षेत्र का हुआ, एक आप पढ़े लिखे हैं, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा, विशिष्ट बीटीसी में जो प्राथमिक शिक्षक, एक सबके जानकारी लेकर बता रहा हूं और कोई नहीं बताएगा आपको। प्राथमिक शिक्षक जो नियुक्त होते थे विशिष्ट बीटीसी में, आप सपा गवर्नमेंट का इतिहास उठा के देख लीजिए, नियुक्ति होती थी और 2 साल बाद सारे शिक्षक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शिक्षक आते थे, मैं एक बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, जितने शिक्षक नियुक्त होते थे वो पश्चिमी, मैनपुरी, इटावा, सुनिए, और 2 साल बाद जो गाइडलाइन है शासन का कि वो अपने क्षेत्र में जा सकते हैं, पूरी नियुक्ति होकर के पूर्वांचल में सारे अध्यापक विद्यालयों में भर दिए जाते थे और 2 साल बाद फिर पूर्वांचल खाली हो जाता था, क्योंकि ये सब वहां चले जाते थे। पूरे आसपास के कितने लोग उधर गए हैं भर्ती होकर के, तो यही तो सवाल है हमारा कि अगर उन्होंने ऐसा किया, आज कितने लोग यहाँ से, सुनिए पहले सुन लीजिए, इसमें जवाब दीजिएगा, आज यहाँ से कितने लोग भर्ती होकर वहां चले गए हैं, ये पूछ रहे हैं। इसका ये निराधार आरोप लगाते हुए भी इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि समाजवादी सरकार ने सबसे ज्यादा नौकरी दी है। सबसे ज्यादा तो आपने जोड़ लिया, नौकरी का मेरा भी है। आज 24 में नौजवानों को रोजगार की दिखाई दे रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। 2024 में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में कितने नौजवानों ने नौकरी प्राप्त की? नहीं, हाँ, SSC GD हर साल, जब तक 4 से 14 की सरकार, हर साल, आप अभी RTI का कानून हम लोगों ने दिया था, उससे लिख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, हर साल 70,000 जवान भर्ती होते थे, लगभग हर साल। एक पहली नौकरी जो बेस थी सिर्फ SSC GD में। रेलवे आज भी RTI मांगिए, एक लगभग 1 लाख से ज्यादा एनी रेलवे में वैकेंसी खाली है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में। RTI 2014 के बाद से वैकेंसी कितनी निकाली? 2004 से 14 के बीच में पद के सापेक्ष क्या नियुक्तियां हुई? 2014 के बीच में क्या पेपर नहीं आउट हुए? 2004 से और 14 के बीच में हर आदमी को गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल मिला। 2004 और 14 के बीच में रिटायर होने वालों को पेंशन मिला। 2004 से 14 के बीच में बम विस्फोट और आतंकवादी घटनाएं रुकी। 2004 और 14 के बीच में
देश हुआ, पूरी हुआ, पुलवामा हुआ। इनके नेता कहते हैं पूर्व राज्यपाल जी, बताइए, पूर्व राज्यपाल मलिक जी ने कहा कि हमने मोदी को फोन करके कहा कि हेलीकॉप्टर चाहिए, इतने जवानों को। दूसरी चीज नहीं बताएंगे, रवन्ना पे नहीं बात करेंगे, ये पुलवामा घटना की जांच नहीं कराएंगे, ये वही तो बात होती है, हर बात तो नेहरू में पूरा यूपी में कहीं दंगे जैसा नाम नहीं है कि यहाँ दंगा हुआ, यहाँ दंगा, कहीं दंगे जैसा नाम नहीं है। और इनके सरकार में कहीं मुजफ्फरपुर में दंगा, कहीं जब सारे दंगाई सत्ता में आ गए, तो सारे दंगाई जब सत्ता में, जब दंगाई सारे सत्ता में चले जाएंगे तो दंगाई। सुनिए बात दंगा पे या किसी पे नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी का बात किए है ना, बेरोजगारी पे और महंगाई पे बात होना चाहिए। नहीं महंगाई आप अभी उठाए और उसके बाद ऐसा सवाल करते ना, टोन गलत करके। आप आइए, कब मैंने मना किया भाई? नहीं, आप ऐसा पूछते, यहाँ जितने खड़े सबको सुन रहा हूँ। ये जो टोन है ना साहब, ये जो बहुत टोन है। हाँ, महंगाई पे बात होनी चाहिए। आए अभी बुला लिया, ये पीछे से आए बुला लिया, हमारे मुंह से निकलता है रोज। यहाँ सैनिकों का भी सम्मान नहीं, थोड़ा सुनो आप भी तो नहीं कर रहे हैं, अब आप भी तो नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। सर, मैं विरोध करने के लिए भी हो वही रहा। मैं एक फौजी शाहजहां में फिजिकल ट्रेनिंग कराता हूँ। मुझको बच्चों को मोटिवेट करने में इतनी दिक्कत होती है। पहले बच्चा भर्ती होता था तो गर्व से बोलता मैं फौजी बन गया। आज मुझे दिक्कत ये होती, बच्चे को जगाना पड़ता है, बेटा तुम फौजी बनोगे। माँ बाप पहले खुश, आज बच्चा शर्म करता है मैं फौजी बन गया, कि पहले कुछ उसको फेस करना पड़ता है। 4 साल में हुए हो क्या? बहुत तकलीफ होती है सर। जब 65 साल आदमी की उम्र है, 62 साल कर्मचारी खुद काम करके कमाता है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं, 3 साल पेंशन दे सकती है। और जब सरकार के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, सारा पैसा जेब में था, तब सरकार पेंशन देती थी। अब जो है पाई पैसा गवर्नमेंट के पास है, फिर भी सरकार पेंशन नहीं दे पा रही है, तो पैसा कहाँ गया? ये बात हम 2004 में बंद हुआ था पेंशन, 2004 में पेंशन बंद हुआ। 2005 में कांग्रेस आई, वो क्यों नहीं की? इतने बड़े अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह। मैं बताना चाहता हूँ, वो पुरानी पेंशन का सवाल पूछ रहे हैं जो 2004 में बंद हुई। मैं बता रहा हूँ, 10 सालों में केंद्र सरकार ने वो पुरानी पेंशन क्यों लागू नहीं की? यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट केंद्र ने बंद की थी 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। वो 10 सालों में शुरू क्यों नहीं? वाजिब सवाल पर वाजिब बात कर ले, फिर आप स्टेट पर आ जाएंगे। देखिए, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो तैयार थी। अभी ये कहेंगे उज्ज्वला भी इनकी योजना है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। अभी ये कहेंगे कि आयुष्मान इनकी योजना है। ये सारी मैं एक मिनट बसेंगे। मैं बता रहा हूँ आयुष्मान ये कहेंगे नहीं बताएंगे। क्या पूछ रहे हैं ना, वो बता रहे हैं, मुझे आपसे क्या पूछना है? मैं बता रहा हूँ। उसी तरीके से जो प्लिंथ ग्राउंड था, जो पेंशन चालू करने की जो प्लिंथ योजना थी, जो उसका रूट गाइड रूट था, वो सारी चीजें तैयार थी। 10 साल तक तैयार हो रहा था। सुनिए, हमने उस योजना के तहत जो उसका जो बोझ था, उसको कर्ज माफी में समाहित किया। जो कर्ज माफी किसानों का 2009 में हुआ, उसको हमने उसमें समाहित किया। उस सरकारी नौकरी में करने वालों का पैसा उनको ना मिलकर किसी और को मिला। किसान भी हमारे देश की आधार है। उस योजना जो पेंशन की जो बचत, अपनी योजनाओं को उसमें गिनाते हैं। मैं अपनी चीजों को बता रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ। दूसरी चीज हमारी आयुष्मान, मैं बता रहा हूँ, सब तो हमारी दी, सब तो हमारी दी, आयुष्मान हमारे दी, उज्ज्वला हमारी दी, ये सारे नाम बदले हुए योजना है। अब ये हम बोले ना, ये कहेंगे IIT इन्होंने बनाया, एम्स इन्होंने बनाया, रेल इन्होंने बनाया, गेल इन्होंने बनाया। अच्छा, दोनों दोस्त है क्या? सभी में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, केस हुआ था राहुल गांधी पे, हेराल्ड हमको नहीं पता। 2013 में नहीं, सुनिए उसके बाद पेंशन 2004 में बंद हुआ है, पेंशन 2004 में बंद हुआ है। उसके बाद कांग्रेस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक सवाल ये है, देखिए समाजवादी पार्टी, सुनिए, नहीं मुझे बता दीजिए। नहीं, एक मिनट। समाजवादी पार्टी
एक मिनट से जवाब लीजिए ना। समाज ऐसा है ना, ये अगर आपके पक्ष के नहीं, मुझे आप अभी कह दीजिए, मैं बोल लेना बंद कर। ये नहीं आपके साथ, तो बताइए। नहीं, आप दूसरी बार आरोप लगा रहे हैं, उनसे बात किया तो आरोप, मैं वापस बोल रहा हूँ। समाजवादी एक मिनट समाजवादी आपका व्यक्तिगत कम हो सकता है, समूह में आप बताइए समाजवादी पार्टी आपके ग्रुप को नहीं चाहिए कि आप बोले तो मैं उनके पास चला जाऊं। कोई नहीं। भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही नेतागिरी होती है अक्सर कि दूसरे को मिले ना मिले हमको मिलता रहे। बहुत शानदार भाई साहब आपने कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, मांग रहे हैं नौकरी चाहिए, नौकरी, सिर्फ नौकरी की, ये वो लोग हैं जो एक इनके कार्यकाल में एक गाना चला था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सीसीटीवी कैमरा लागल लड़का लोग छोड़ के भागल, यह गाना उन लोगों ने चलाया था। इस गाने के सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं जो आज कह रहे हैं सरकारी नौकरी चाहिए। शिक्षा तो वो लिए नहीं, सारी नौकरी फर्जी है उन लोगों की, उस तरीके वाले वो लोग हैं। नौकरी वही पा रहा है जो उस लायक है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से ईमानदार लोगों को, काबिल बच्चों को नौकरी दे रही है। देखिए एक मिनट रुक जाइए, अब हमको फोन ले दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। आखिर जय श्री राम से क्यों इनको परहेज है? उसके बाद से भारत माता की जय बोलने से क्यों परहेज है? और दूसरी चीज कि गोरखपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों के ऊपर समाजवादी पार्टी की तत्कालीन जो सरकार थी उसने मुकदमे हटाने तक का प्रयास कर लिया और उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे हटाए गए। गोरखपुर के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने धरना प्रदर्शन किया, पूरे गोरखपुर के लोग खड़े हुए और समाजवादी पार्टी के मुंह पे तमाचा हुआ और कोर्ट ने कहा कि अभी भी भारत माता की जय है। ये कहें गोडसे जिंदाबाद, ये कहें गोडसे जिंदाबाद, हम कहेंगे महात्मा गांधी जिंदाबाद, आप कहिए गोडसे जिंदाबाद। देखिए मुद्दे से जिंदाबाद बुलवाना चाहते, जब ये कह रहा है समाजवादियों की भारत माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय, भारत माता की हरदम जय रहेगी। ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं, ये मुद्दे से भटकाने, ये बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान लेके जाते हैं, ये मस्जिद लेके जा रहे हैं को, ये पाकिस्तान। शुरू में कहते थे कि 400 पार, अब इनके प्रधानमंत्री जी मंदिर मस्जिद सुनेंगे, मेरी बात सुनिए। 2 आरोप अब अभी फिर वही, मैं एक मिनट, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज कहा है अभी इन्होंने, 1 मिनट, अभी इन्होंने कहा है कि सबको उद्योगपति बना रहे हैं, तो क्या पहले कहा? नहीं, अभी कहा है ना, मैं सुन रहा था। तो क्या सबको लेबर बनाया जाए? उद्योगपति बनकर के देश का विकास नहीं करेंगे? गीडा में 2000 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और किसी फैक्ट्री में 500,000 लेबर से कम नहीं काम कर रहे हैं। टेक्निकल नहीं, आप बताइए कि एक फैक्ट्री खुलती है तो हजारों लोग रोजगार पाते हैं नहीं पाते हैं, और इनको दिखाई नहीं दे रहा है। से पूछिए नारी सुरक्षा के बारे में। ये भाजपा के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है। मैं एक स्लोगन बना के लाया हूँ, वो दिखाना चाहता हूँ। बस दिखाना, ये भाजपा के प्रवक्ता, भैया भागिए मत। 370 हटने के बाद क्या फायदा हुआ भारत को, ये बता दे। अरे आप बताइए 370 हटने के बाद क्या फायदा हुआ भारत को? हाँ एक बार, कौन आपकी सरकार ने क्या किया? पट्टा चलवाने का काम किया, साइन बाग से लेकर कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो काम किया। अब ध्यान से सुनना भी सीखिए, चुनाव नहीं होता था, सुनना भी सीखिए। देखिए 370 का सिर्फ 370 में देखिए 2 आर्टिकल ए और बी होते हैं। 370 का सिर्फ बी हटा है, और बी हटने का मतलब सिर्फ ये होता है, बी हटने का मतलब ये होता है कि कश्मीर में कोई भी जमीन खरीद ले। लेकिन भारत में सिर्फ भारत का एक नागरिक सिर्फ कश्मीर में जमीन लिया है, वो अडानी। और अडानी को इसलिए जमीन बेचा गया है कि वहाँ के कश्मीर की जमीन से लिथियम सबसे ज्यादा निकलता है। अंतिम, बिल्कुल अंतिम। हाँ देखिए, सरजू मैया को जब लाल करना था खूनों से, तब ये सोए थे। अरे आप क्या बात करेंगे? हिंदुस्तान की जनता के साथ चालो कपट करने का काम कांग्रेस की जन्नी भ्रष्टाचार की, जीजा घोटाला, दीदी घोटाला, बाल घोटाला, बांधाई घोटाला करने का काम किया। अरे घोटालों की मंदी सोनिया गांधी रही है। हर चर्चा को एक जगह एक विराम देना होता है। इस चर्चा को भी यहाँ विराम देंगे, क्योंकि क्रोध आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा।
मुद्दों की बात मुद्दों पर रहे, ये कोशिश रहेगी। और इसी चर्चा को गोरखपुर से, पड़तनी गर्मी गोरखपुर में होनी स्वाभाविक थी। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।